बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। इस वक्त मेरे पास दो तीन कौमी खबरें भी हैं, लेकिन उन पर आने से पहले डरसमेल खान के सैलाब ज़दा इलाकों और मुतासरीन सैलाब के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। डरसमेल खान के सैलाब ज़दा इन इलाकों में मसाइल लम्हा बलम्हा मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो उनके मसाइल हैं जो कि मुतासर हो चुके हैं, जिनके घर बार सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो इस इलाके के दीगर मकीन हैं, जिनके घर वगैरह सलामत हैं, तो वो भी इस वक्त मुतासरीन ही की सफ में खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि इन इलाकों के ज़मीनी राब्ते दीगर इलाकों से कट चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, इलाके में इशाए खुर्द व नोश की किल्लत है, पानी तक नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वो मुतासर नहीं बल्कि तकरीबन पूरा इलाका ही मुतासरीन की सफ में ही खड़ा है। लाखों मुतासरीन सैलाब इस वक्त भी खुले आसमान तले बैठे हैं। उनके पास ना खुराक है ना पानी है, और दूसरी तरफ इस वक्त इन इलाकों में एक दफ़ा फिर तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है, जिससे मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं। जो फलाई तंजीमें या इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उनमें भी रुकावट दरपेश हो रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और मुतासरीन सैलाब की गैबी मदद फरमाए। वगरना तो हमारे जो सियासी लीडर हैं, उनकी थोड़ी सी तस्वीर कशी में कर लूँ। ये सियासी लीडर इस वक्त इलाकों में जाकर वहाँ पर सेल्फियाँ भी बना रहे हैं और सियासत भी खेल रहे हैं। वो आवाम को बता रहे हैं कि इस वक्त गो के हम हुकूमत में नहीं हैं और हमारे पास फंड नहीं है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास हुकूमती फंड है, वो आप लें और उनमें से कुछ हिस्सा मुतासरीन तक पहुंचा दें, तो ये आपका फ़र्ज़ है। यानी कि आप एक डाकिया का किरदार अदा करेंगे कि हुकूमत से फंड्स वगैरह लेकर उनमें से कुछ हिस्सा, जैसे मैंने बताया, मज़ीद इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, तो वो कुछ हिस्सा पहुंचा दे। भाई, आप इन हलकों से कई मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। आपकी जो इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, वो इन ही लोगों की वजह से है कि मुख्तलिफ अदवार में आप मुंतखब होते आए हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं एक शख्सियत का जिक्र करूँगा, और वो शख्सियत ऐसी है कि जिसने कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन हो चुका था और कारोबार बंद हो चुके थे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी, उस वक्त भी आवाम की खिदमत की, सबसे बढ़ चढ़ कर की। ये नहीं कह रहा कि उसी एक शख्स ने खिदमत की, दूसरे लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन वो सबसे आगे रहे और मैंने यही पोजीशन उनकी देखी है। और आज भी जब पूरा इलाका मुतासर हो चुका है, तहसील ग्रामीण, तहसील परवा, तो उस शख्सियत की जानिब से आज 5वें रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ तस्वीर वगैरह मौसूल हुई, जिसमें उस शख्सियत की टीमें इस वक्त भी तहसील ग्रामीण और तहसील परवा के मुख्तलिफ इलाकों में इस बारिश में और कटे रास्तों में 5-5 फुट तक पानी क्रॉस करते हुए उन लोगों तक इमदाद पहुंचा रहे हैं। और वो शख्सियत है कफील अहमद निज़ामी। सिटी मेयर का ये इलेक्शन भी लड़े अपने ही पैसों से, इनके पास कोई लूटा हुआ पैसा नहीं था। वो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, और इस वक्त जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं, अपने कारोबार से कर रहे हैं। उनके पास कोई फंड नहीं है। वो ना तो मुंतखब हुए हैं और ना उन्होंने कोई फंड लिए हैं। जब वो किसी फंड के इंतज़ार में, अवामी खिदमत इसको कहते हैं, ऐसे मौक़ों पर ऐसी इमदादी कार्रवाइयों की ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे खलूस की ज़रूरत होती है। तो इस मौका पर मैं कफील अहमद निज़ामी को भी खिराज तहसीन पेश करूँगा। ऐसे मौके पर कोई भी हो जो अवाम की खिदमत कर रहा हो, उसको सलाम ही पेश किया जाना चाहिए। ये हीले बहाने आज हो क्या रहा है इलाके में, सैलाब ज़दा इलाके में ये हो रहा है कि जो PTI के सियासी लीडरान हैं, वो वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और जो PTM जमातों के रहनुमा हैं, वो सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही है। ये किरदार नहीं होना चाहिए, ये सियासत का वक्त नहीं है, जिनमें नुकसानात की फहरिस्त काफ़ी तवील है। अगर इन इलाकों को हम बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों से मिलाकर देखें, तो मेरे ख्याल में सूबा बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा नुकसान इस वक्त इन दो तहसीलों में हो चुका है। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है,
और आबादी के लिहाज से सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। वहाँ पे ये सूरत हाल है कि 30-40 किलोमीटर पे जाके आपको एक बस्ती या गांव मिलता है। यहाँ पर जो सूरत हाल है तहसील द्राबन और तहसील परवा में, यहाँ गांव से गांव और बस्ती से बस्ती जुड़ी हुई है। और जहाँ पे नुकसान का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा नुकसान इन दो तहसीलों में हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इन इलाकों का दौरा किया और जिस वक्त उन्होंने दौरा किया था उस वक्त गालिबन 2 या 3 गांव थे जो मुतासर हो चुके थे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है, वो 2 तहसीलें मलियामेट हो चुकी हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म के जो इतलात हैं उनके दौरे पर तकरीबन 90 लाख रुपए के अखराजात हुए हैं और इन मुतासरा इलाकों में अभी तक कोई किसी मुतासर को या मुतासरा ख़ानदान को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। और इसके साथ गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने डेरा इस्माइल खान और चित्राल को आफत ज़दा करार देने का ऐलान किया है और सूबाई महकमों को इस पर मज़ीद काम करने की हिदायत जारी की थी। इन सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल के बाद हम कौमी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पेट्रोल और बिजली के बढ़ते निर्खों ने अवाम का सारा खून निचोड़ दिया है और इसके बाद अब अवाम में मज़ीद सिकत बाकी नहीं रही। मैं एक सूरत हाल देख रहा था कि वापडा ऑफिस में पिछले 2 माह के दौरान सार्फिन की तादाद में इजाफा हुआ है। हर शख्स हाथ में बिजली का बिल लेकर वापडा ऑफिस पहुंचा हुआ है कि उसे इस माह नाजायज़ जुर्मानों का निशाना बनाया गया है। तो उसके बाद उनको पता चला, मैं आपको बता दूं कि आप पर नाजायज़ जुर्माने नहीं लगे हैं बल्कि आप पर जायज़ जुर्माने लगे हैं, जिनको मुश्किल फैसले भी कहा जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस शख्स की माहाना आमदनी 20,000 रुपये है उसको बिजली का बिल 25,000 का मिल चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में अब सार्फिन बिजली क्या करे? 20,000 उसकी आमदन है और उसका बिजली का जो बिल है वो 25,000 आया हुआ है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, कहाँ जाए। आपको यकीनी तौर पर याद होगा कि मिफ्ताह इस्माइल जो पीटीआई का दौरे हुकूमत था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया करते थे कि पीटीआई हुकूमत ने जो ये बिजली और पेट्रोल के रेट मुतय्यन कर रखे हैं, हम इससे आधी कीमत पर दे सकते हैं और आधी कीमत पर ही दिया जा सकता है और पीटीआई हुकूमत इससे नाजायज़ मुनाफा कमा रही है। ये उस वक्त की बातें हैं जब बिजली और पेट्रोल के रेट मौजूदा रेटों से आधे थे। तो यहाँ पर आपको एक और ताज़ा खबर दे दूँ कि नेपरा ने 94 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी बोझ अवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। तो इसके बाद बिजली की मजीद कितनी कीमतें बढ़ेंगी और सफ़ेद पोश जिसे मिडिल क्लास तबका कहते हैं, इस पर कितना बोझ बढ़ेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। और इसके साथ एक बुरी खबर और भी है और वो ये कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है और 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद लेवी शामिल करने का इम्कान है। और ये इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है ये IMF से ज़ालमाना मुआहदे की वजह से हो रहा है और इस पोजीशन में हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि ये मुआहदा इमरान खान करके गया था। तो यहाँ पे एक सवाल है और पूछना ये है कि ये मुश्किल फैसले मज़ीद कितने वक्त तक होते रहेंगे। कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि ये मुश्किल फैसले रुक जाएं 1-8 महीने में या 2-3 महीने में, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मुश्किल फैसले सिर्फ अवाम के लिए मुश्किल हैं और इन्हीं मुश्किल फैसलों की वजह से अशराफिया की ज़िंदगी आसान हो रही है और इस अशराफिया को जो सहूलियात और आसानियाँ दरकार हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये मुश्किल फैसले मुझे उम्मीद नहीं है कि जल्द ख़त्म हो जाएं और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो। खुदारा इस मुल्क की आवाम पर रहम खाए। एक तरफ सैलाब में आवाम को उजाड़ के रख दिया है और दूसरी तरफ जानवरों में फैलती बीमारी ने आवाम को अरबों रुपए के नुकसान से दो चार कर दिया है। इसके साथ आपके ये मुश्किल फैसले आवाम को बेहाल कर रहे हैं। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सैलाब में आवाम को डुबोने के बजाय इस अशराफिया या माफिया को डुबो देता तो ये इस मुल्क के लिए बहुत भला हो जाता। मुल्क में जारी सियासी जंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे एक बार फिर यही कहूँगा कि अवाम इस सियासी जंग से उकता चुकी है। इस हाथियों की लड़ाई में अवाम पिस कर रह गई है।
اس وقت اس سیاسی جنگ میں شدت آ چکی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خطرناک کھیل 20 دن سے زیادہ چل جائے۔ ملکی معیشت ڈوب نہیں رہی بلکہ ملکی معیشت ڈوب چکی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں کوئی دوست ممالک آپ سے تعاون نہیں کر رہا اور ہم اے روز اس دلدل میں مزید پھنستے جا رہے ہیں۔ ملک میں جو صورتحال اس وقت ہے، یعنی کہ سیلاب متاثرین کی بحالی سے لے کر معیشت کے سنبھلنے تک کے جو معاملات ہیں، اس پر وقت لگے گا اور وقت تب سے شمار کیا جائے گا جب ہم اس بحالی کے عمل پر چل نکلیں گے، اور ابھی تک ہم نے اس کی طرف قدم بھی نہیں اٹھایا ہے۔ تو ہم اس وقت کے سیلاب متاثرین اور سیاسی بحران کے تک کے جو معاملات ہیں، ہم اس کے حل کی طرف یا معاملات کی بہتری کی طرف کب جائیں گے؟ تب جائیں گے جب یہ غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا۔ عوام مشکل فیصلوں کی یہ سزا کب تک بھگتے گی اور کیوں بھگتے گی؟ تو اس کے ساتھ ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 25 اگست کو دہشت گردی کی عدالت، جبکہ 31 اگست کو ان کی ہائی کورٹ اسلام آباد میں ان کی پیشی ہے، اور اس وقت ان کیسز کے جو فیصلے آنے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان فیصلوں کے آنے کے بعد یہ پتہ لگ جائے گا کہ ملک میں جاری یہ سیاسی بحران مزید طویل ہوگا یا یہ کہ یہ سیاسی بحران اپنے خاتمے کی طرف جائے گا۔ تو اس وقت کے یہ دونوں کیسز اور ان کے فیصلے، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ابھی موصول ہو رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے پی ٹی ایم کے عمران خان کے خلاف نیالی کیس کو خارج کر دیا۔ اس کیس کی سماعت 4 رکنی بینچ نے کی۔ اس کے ساتھ ایک اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ گزشتہ شب سے جاری وقفے سے جو بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش، کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر شدید بارش ہونے کی وجہ سے ایک اور سیلابی ریلے نے علاقہ دامان کا رخ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ سیلابی ریلا تحصیل ہیڈ کوارٹر پروا، اس کے ساتھ ماڑھا، مکڑ، میالی اور دیگر بستیوں کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ بھی تھوڑا بہت کر رہی ہے، جبکہ فلاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات یہ اپنی مدد آپ کے تحت کافی ریلیف فراہم کر رہے ہیں متاثرین اس علاقے کو۔ یہاں پہ ایک عرض کر دوں کہ جیسے جہاں سے پروا ہے یا درابہ روڈ ہے، جن علاقوں تک رسائی ممکن ہے یا جن علاقوں کے زمینی رابطے دیگر علاقوں سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہاں تک تو امدادی کارروائیاں آسانی سے چل رہی ہیں، اور اس سے آگے جو روڈ کٹے ہوئے ہیں یا زمینی رابطے جن علاقوں کے منقطع ہو چکے ہیں، وہاں امدادی کارروائیاں بہت مشکل ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہاں پہ یہ عرض کرنا تھا کہ پروا سے آگے مکڑ ڈرین سے اس طرف ماڑا سے پہلے یہ انڈس ہائی وے کٹی ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے ٹریفک کی روانی بند ہو چکی ہے، روڈ جہاں پہ تھا انڈس ہائی وے کٹ چکا ہے، اور وہاں پہ تقریباً 5 فٹ پانی ہے، اور امدادی کارروائیوں کا زیادہ تر جو زور ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پروا تک ہے۔ اس سے آگے گاؤں ماڑا، میالی اور دیگر جو دیہات ہیں، ان میں اس وقت خوراک، پانی، خیموں اور ادویات اور دیگر تمام اشیاء کی قلت ہے، اور وہ لوگ اس وقت جب بارش ہو رہی تو وہ لوگ مزید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے اپیل ہے، فلاحی تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ ان علاقوں کا رخ زیادہ کریں یا وہاں تک امداد پہنچانے کی زیادہ کوشش کریں جن علاقوں کے رابطے دیگر علاقوں سے کٹ چکے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔